नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें हमेशा की तरह तनकीदी तबसरे रखने की कोशिश करूँगा। आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में मेडिकल इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से एक मुस्लिम खातून का अंतिम संस्कार करना पड़ा, एम्स की लापरवाही की वजह से। इसके अलावा बेंगलुरु में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक और जान चली गई है, वो कोविड-19 मुतासिर नहीं था। इसी तरह सुशील गौड़ा कन्नड़ा टीवी एक्टर, इसने खुदकुशी कर ली है। फिल्मी हस्तियों के लगातार खुदकुशी करने की वारदात में इजाफा होता जा रहा है। जामिया तशद्दुद के सिलसिले में कुछ तफसीलात रखना है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में LOC लाइन ऑफ बॉर्डर में जो है इस वक्त गोलाबारी चल रही, इस खबरें आ रही हैं। सऊदी अरब के अल-हसा की बात करेंगे और दो वीडियो वायरल हो रही हैं हैदराबाद से और तेलंगाना की एक और वीडियो। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूं। उससे पहले आप लोगों से दरखास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें, लिंक्स को ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन आइए बात करते हैं सबसे पहले वही मुस्लिम खातून के अंतिम संस्कार की कि दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में की गई एक बड़ी लापरवाही ने कोरोना वायरस की मार बर्दाश्त कर रहे दो खानदानों का दुख दोबारा कर दिया है। एम्स के ट्रामा सेंटर में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से फौत होने वाली दो खवातीन की लाशों को गलत खानदानों को दे दिया गया। यानी इन दोनों खवातीन में जो खातून मुसलमान थी उसे हिंदू खानदान को दे दिया गया और जो हिंदू थी उसे मुस्लिम खानदान के हवाले कर दिया गया। फौत होने वाली मुस्लिम खातून बरेली की रिहायशी थी और उसका नाम अंजुमन था। अंजुमन को 4 जुलाई को एम्स के ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया था। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद मालूम हुआ कि कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला है। उसके बाद 6 जुलाई को रात 11 बजे उसका इंतकाल हो गया। अस्पताल की जानिब से अहले खाना को इत्तला देर रात 2 बजे दे दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अहले खाना को लाश तब्दील होने के बारे में उस वक्त पता चला जब खातून के अहले खाना एम्स के ट्रामा सेंटर से लाश लेकर घर पहुंचे, तदफीन की तैयारी करने लगे। आखिरी दीदार के लिए अहले खाना ने जब मरहुमा का चेहरा देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि अस्पताल ने उन्हें किसी दूसरी खातून की लाश दे दी थी। अहले खाना ने इसकी इत्तला एम्स ट्रामा सेंटर को दे दी। अस्पताल इंतजामिया ने जांच करने के बाद बताया कि मुस्लिम खातून की लाश को किसी हिंदू खानदान की सुपुर्द कर दिया गया है। मुस्लिम खानदान को यह जानकर उस वक्त शदीद झटका लगा कि हिंदू खानदान ने अंजुमन की लाश को चिता पर रखकर नजर आतिश कर दिया था। इतनी बड़ी लापरवाही की शिकायत मुस्लिम खानदान की तरफ से दिल्ली पुलिस में की गई है, जबकि एम्स इंतजामिया ने इसे गलती मानते हुए सिस्टम को दुरुस्त करने की बात कही है। अंजुमन के भाई शरीफ खान का कहना है कि अंजुमन के खानदान पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट गया। 6 महीने पहले ही उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और उन्होंने अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चे भी छोड़े हैं। अस्पताल की लापरवाही की वजह से मासूम बच्चों को आखिरी वक्त अपनी अम्मी का चेहरा देखना भी नसीब हुआ। मासूमों की आंखों में जो आंसू है उसके लिए एम्स इंतजामिया जिम्मेदार है, इस तरह की बात का उन्होंने इजहार किया है। इस लापरवाही के हवाले से अहले खाना का इल्जाम है कि जब उन्होंने एम्स इंतजामिया से बात करनी चाहिए तो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर ने उन्हें धमकाया। ऐसे में उन्होंने पुलिस चौकी में अपनी शिकायत दर्ज कराई। इधर जब एम्स इंतजामिया से मीडिया ने बात की तो उन्होंने वजाहत पेश की और इसे महज सिस्टम की गलती मानकर उसमें सुधार करने को कहा। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ये हाल है, जो बहुत बड़ी हॉस्पिटल मानी जाती है। वहाँ पर किस तरह जो है अहले खाना को उनके लोगों की लाशें देने के बजाय किसी और की लाशें थमाई जा रही हैं और इतनी बड़ी गलती होने के बाद उसको सिर्फ सिस्टम की गलती कह करके जो इसको ये करने की कोशिश, इतना ही नहीं बल्कि जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर ने वहाँ के लोगों को धमकाने की भी कोशिश की है, जो बहुत ही तशवीशनाक बात है। इस सिलसिले में जो है हुकूमत को संजीदगी से लेना चाहिए, दिल्ली हुकूमत को, कि किसी तरह से इस तरह के मामले दोबारा पेश ना आए और जो इसके खाती हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो सिस्टम को सही करे और सही लोगों को, उनके लवाहिकीन को, उनकी लाशें और उनके बीमारों को उनकी पूरी जो है तफसीलात फराहम कर सके ताकि जो है आगे जाकर के इस तरह की गलती ना हो। वह नाज़रीन इस तरह की खबरें अलग अलग आई हुई हैं अलग अलग रियासतों से, कोई नया मामला नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की जानिब से आने से मामला इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। नाज़रीन आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूँ और खबर बेंगलुरु की है। एक और शख्स की मौत हो गई है, 55 साला शख्स की, सिर्फ इस वजह से कि उसको जो है वेंटिलेटर वाली या फिर ऐसे ऑक्सीजन वाली उसको बेड नहीं मिल पाए और 25 हॉस्पिटल्स, कई मिनिस्टर्स, हेल्थ ऑफिशियल्स को जो है फ़ोन करने के बावजूद उनको कोई हेल्प नहीं मिल सकी और 9 घंटे तक सांस से जो है जूझते रहे, सांस लेने की तकलीफ से, और फिर उसके बाद ये शख्स जो है इंतकाल कर गया, जॉन ड्यू, जिनकी जो है 55 साल की उम्र बताई जा रही है। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किस तरह उन्होंने लगातार फ़ोन करते रहे और एक जगह जब फ़ोन लगा तो उन्होंने सिर्फ आईसीयू बेड विथ वेंटिलेटर के साथ जो आईसीयू बेड होते हैं उसकी ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल इस बेड को देने से जो है मना करता रहा। यहाँ तक कि जो है
مختلف ہاسپٹلس میں بھی ان کو لے جایا گیا، لیکن کہیں بھی ان کو جو ہے اس طرح کی فیسلٹی نہیں مل پائی، جس کی وجہ سے 9 گھنٹے تک جوجھنے کے بعد جو ہے وہ صحیح طور پر طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے جان سے چلے گئے، اور ان کو کوئی کووڈ-19 بھی نہیں تھا، بس یہ کہ جو ہے ابھی تک ان کو چیک کرانے کی ضرورت تھی۔ تو ایسے حالات میں آپ بنگلور میں جو کنڈیشنز ہیں اس وقت، طبی حالات جو بنے ہوئے ہیں، جو بحران ہے اس وقت، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جبکہ الگ الگ لوگوں سے، الگ الگ ڈاکٹر سے اور یہاں کی بی جے پی حکومت سے لگاتار دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو ایمبولینس کی سروس دی جا رہی ہے اور بہت سارے ہاسپٹل سروس مہیا کروا رہے ہیں۔ جب اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، کہ ایک 55 سالہ شخص 9 گھنٹے تک جو ہے سانس کی تکلیف سے جوجھتا رہا، اور وہ مختلف ہاسپٹلس میں مختلف یہاں پر جو کوشش کی، لیکن اس کو وینٹیلیٹر والا جو ہے بیڈ نہیں مل پایا جو ICU کا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین، خودکشیوں کی واردات میں بھی لگاتار اضافہ ہوتا ہوا جا رہا ہے، بالخصوص فلمی ہستیاں، ٹک ٹاک اسٹارز کی خبریں ہم آپ کو پہنچا رہی ہیں۔ اب یہ خبر آ رہی ہے منڈیا سے کرناٹک کے منڈیا سے تعلق رکھنے والا سشیل گوڑا نامی ایک ہیرو جو 2-3 فلموں میں کام کر چکا تھا، کنڑا ٹی وی ایکٹر مانا جاتا ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کی عمر صرف 30 تھی اور یہ کچھ فلموں میں کام کر رہا تھا، ایک فلم ابھی اس کی آنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے اس کی خودکشی نے جو ہے ہنگامہ مچا دیا ہے، اور مختلف قسم کی تبصرے اس وقت چل نکلے ہیں کہ فلمی ہستیوں کی ایک ایک کر کے اور ٹک ٹاک اسٹاروں کی ایک ایک کر کے اس طرح خودکشی کرنا، یہ کورونا کے بحران کے دوران آخر کس طرح کا ذہنی دباؤ ہے، آخر کیا وجہ؟ یہ فٹنس ٹرینر بھی تھا، اس کا ایک جم چلتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس بات کو لے کر کہ اس وقت کرناٹکا میں اس بات کو لے کر کے بہت زیادہ تبصرے چل نکلے ہیں، اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ یہ معاملہ اس وقت سامنے لایا جا رہا ہے کہ 30 سالہ نوجوان جو جم ٹرینر بھی تھا اور نوجوان تھا، اور اس کے علاوہ کچھ فلموں میں کام بھی ہو چکا تھا، تو آخر ایسی کیا وجوہات تھی کہ وہ جو ہے خودکشی کر لیا؟ یہ ساری چیزوں پر اس وقت بحث چل نکلے ہیں۔ ویسے ہی جس طرح سشانت سنگھ کے موت پر ابھی تک جو تبصرے چل رہے ہیں، اور فلمی دنیا یعنی بالی ووڈ کی دنیا 2 حصوں میں اس وقت بڑھ چکی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں، جامعہ تشدد کی بات کرتے ہیں۔ عزیز گزاروں کے جواب میں وزیر داخلہ پر ہوئے تبصرے پر ESG نے اعتراض جتایا ہے۔ جی ہاں، پچھلے سال دسمبر میں شہریت قانون CAA کے خلاف جامعہ ملیہ اسلامیہ میں مظاہرے کے دوران تشدد کے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ میں داخل ایک عرضی پر دہلی پولیس کے حلف نامے کے بعد عرضی گزار کی جانب سے دائر جواب میں شامل کچھ بیانات پر سوموار کو اعتراض کیا گیا۔ پولیس نے وکیلوں، جامعہ کے طلباء و اوکھلا کے باشندوں کی جانب سے داخل مختلف عرضیوں کے جواب میں حلف نامہ داخل کیا تھا۔ دہلی پولیس کی طرف سے پیش سالیسیٹر جنرل تشار مہتا ESG نے معاملے میں عرضی گزاروں کی جانب سے داخل جواب کے کچھ پیراگراف میں استعمال کی گئی زبان پر سخت اعتراض کیا ہے۔ جواب کے بعد حصے کا حوالہ دیتے ہوئے سینئر لا افسر نے کہا، غیر ذمہ دارانہ دلیل دینا آج کے وقت میں ایک چلن بن گیا ہے، یہ مظاہروں میں دیا جانے والا بیان ہے، عدالت میں اس طرح کی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ مہتا نے کہا کہ عرضی گزار نبیلہ حسن کی جانب سے داخل جواب میں غیر ذمہ دارانہ دلیل دی گئی ہے۔ حسن نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے عرضی گزاروں، طلباء اور وہاں کے باشندوں پر مبینہ طور پر بے رحمی سے حملہ کرنے کے لیے پولیس کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔ حسن کی عرضی میں یونیورسٹی کے اندر طلباء پر پولیس اور پیراملٹری فورسز کی مبینہ زیادتی کے خلاف کارروائی کے لیے ہدایت دینے کی اپیل کی ہے۔ ان کے ذریعے دہلی پولیس کے حلف نامے کے جواب میں دیے گئے بیان میں کہا گیا کہ واضح طور پر پولیس کو قانون توڑنے کی منظوری ملی ہوئی تھی۔ بہت امکان ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف پرامن مارچ کے لیے جامعہ کے باہر جمع ہو رہے طلباء کی بے رحمی سے پٹائی اور ان کی ہڈیاں توڑنے کا آرڈر وزیر داخلہ کی طرف سے آیا ہو، یعنی وزیر داخلہ کا لفظ یہاں استعمال کرنے کی وجہ سے تشار مہتا نے اس پر اعتراض جتایا ہے۔ اس میں آگے کہا گیا کہ پولیس فورس نے اس طرح کا سلوک کیا جیسے کہ وہ طلباء ایک مجرم ہے۔ ان کا رویہ ایسا تھا کہ عام آدمی کو بھی یہی لگتا ہے کہ قانون توڑنے اور عام لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پولیس فورس کو وزیر داخلہ سے ہدایت ملی ہوئی تھی۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق ان بیانات پر اعتراض کرتے ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا ہے کہ اس جانکاری کا ماخذ کیا ہے، کیا ثبوت ہیں؟ آپ آئینی اتھارٹی کو اس طرح بدنام نہیں کر سکتے، سب سامنے آ چکا ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی عرضیاں ایک ایجنڈے کے تحت داخل کی جا رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، تشار مہتا کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے اس وقت پولیس کی طرفداری کرتے ہوئے ان کا کیس بھی لڑ رہے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے حکومت کی جانب سے وہ وکیل ہوتے ہیں مختص اور الگ الگ معاملوں میں اس وقت جو ہے وکالت کر رہے ہیں، حکومت کی جانب سے ہو یا پولیس کی جانب سے۔ ایسا حالت میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وزیر داخلہ پر ڈائریکٹ عرضی میں نشانہ بنانے کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت اس عرضی پر سوالات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کر کس طرح کی سنوائی ان عرضیوں پر ہوتی ہے کورٹ میں جو جامعہ میں تشدد پیش آیا تھا۔
नाज़रीन, कुछ वीडियोस में आपको बताता चलूँ कि इस वक्त एक हैदराबाद के सरकारी हॉस्पिटल्स के क्या हालात है, इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ के मकामी तेलुगु ज़बान में है। इसमें जो इस वक्त बात कर रहे हैं वीडियो में, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम सिद्धि रेड्डी श्रीनिवास है। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सिद्धपेट के, जो हैदराबाद के करीब आता है। वहाँ पर जो है ये कोविड-19 की वजह से यहाँ के एक सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल हो गए थे। उन्होंने वीडियो में अपने एक दोस्त को अपील कर रहे हैं कि वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह उनके साथ जो है रवैया इख्तियार किया जा रहा है। वो बहुत परेशान है, सही तौर पर इलाज नहीं किया जा रहा है। किसी तरह से किसी निजी हॉस्पिटल में उनको जो है दाखिल करवाया जाए, अगर यहाँ रहेंगे तो जो है बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। ये कहते हुए एक वीडियो उन्होंने अपने दोस्त अहबाब को शेयर किया था। उसके बाद जो है उनको यशोदा हॉस्पिटल, जो हैदराबाद का मशहूर हॉस्पिटल है, वहाँ पर दाखिल किया गया है। लेकिन इसके बाद ये वीडियो जब सामने आई है तो उसके बाद से ये तबसरे चल निकले हैं कि आखिर सरकारी हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है कोविड-19 के मरीजों के साथ। आप जानते हैं कि हैदराबाद में भी इस वक्त लगातार जो है कोविड-19 के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है धीरे धीरे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स वैसे भी बदनाम होते हैं। वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की बदनज़मी, वहाँ की बदइंतज़ामी और वहाँ की स्टाफ की जानिब से मरीज़ों को सही तौर पर ना देखे जाना, रिश्वत सतानी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सरकारी हॉस्पिटल्स ही नहीं बल्कि सरकार के वाबस्ता अक्सर महकमे इसलिए लिए बदनाम होते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट सिद्धि रेड्डी की श्रीनिवास की जानिब से ये वीडियो सामने आने के बाद हैदराबाद के वहाँ के सरकारी हॉस्पिटलों की हक़ाइक़ सामने आ रही है और ये बात इस वक्त जो है हैदराबाद के सरकारी हॉस्पिटलों के बदइंतज़ामी एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। नाज़रीन, इसके अलावा तेलंगाना से आई हुई एक और वीडियो मैं आप लोगों के सामने इस वक्त रखना चाहता हूँ। ये मुलुगु गाँव से आई हुई है तेलंगाना के, और ये आप देख रहे हैं जेसीबी को। जेसीबी के ड्राइवर से ये शराब में धुत शख्स जो है बहस कर रहा था, तो उसी वक्त अचानक जेसीबी थोड़ा पीछे लिया जाता है और उसके बाद सामने करके जो है उसको किस तरह से अपनी तानिब खींच लेता है। ये देख लीजिए, इस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसको ज़ख्मी करने की कोशिश करता है जेसीबी के सामने वाले हिस्से से। फिलहाल जो है इस मामले में मंगापेटा पुलिस ने जो है वहाँ के सब इंस्पेक्टर ने मामला दर्ज कर लिया है और जेसीबी के ड्राइवर के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। और इस वक्त सिर्फ उसके साथ जो है लफ्ज़ी झड़प करने की वजह से उसको इस तरह से जेसीबी से नीचे गिराने की कोशिश की गई थी। ये वीडियो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बैकअप नाज़रीन, आइए बात करते हैं एलओसी पर जो है इस वक्त गोलाबारी होने की खबरें आ रही हैं, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर की ज़िला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के बालाकोट मेंढर सेक्टरों में मंगल और बुध की दरमियानी शब को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान शदीद गोलाबारी हुई। गोलाबारी का शदीद तबादला हुआ, जिसके नतीजे में सरहद के सिपाह मुअम्मर खातून हलाक हो गई, जबकि एक दीगर शदीद ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। जम्मू में तैनात दिफाई तर्जुमान ने बताया कि पुंछ में एलओसी के बालाकोट और मेंढर सेक्टरों में पाकिस्तान की तरफ से मंगल और बुध की दरमियानी शब को करीब 2 बजे हिंदुस्तानी फौजियों की चौकियों और आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाकर बिला इश्तियाल गोलाबारी शुरू की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने हल्के हथियारों के अलावा मार्टर गोलों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक खातून 65 साल मुअम्मर खातून रेशम भी जोजा मोहम्मद आजम जी हलाक हो गई है, इंतकाल हो गया इनका, जिनका 60 साल बताया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन की जो है इस वक्त ना चाइना के पास वाला बॉर्डर, ना कश्मीर के पास वाला बॉर्डर, अक्सर बॉर्डर में जो इस वक्त गोलाबारी का तबादला होता ही रहा है और टेंशन और तनाव का माहौल बनता ही जा रहा है बॉर्डर के इलाकों में। नाज़रीन, आखिरी खबर मैं आपके सामने रखूँ, सऊदी अरब के मशरक़ी शहर अल-हसा दुनिया के गर्म तरीन शहरों में शामिल हो गया है। सोमवार के रोज़ अल-हसा का दर्जा हरारत 50 दर्जे सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया था, जिसकी वजह से यह खबर इस वक्त सुर्खियों में है। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के नतीजे में शहर में निज़ामी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। दूसरी तरफ वज़ारत इंसानी वसाइल ने अल-हसा में गर्मी की वजह से औकात कार मुकर्रर कर दिए हैं। किंग फैसल यूनिवर्सिटी में माहिर मौसमियात अफनान अल-मुल्हिम ने एक चैनल से बात करते हुए कहा है कि हसा में जाफुरा रेत 3 अतराफ से हमला करती है। रेत के गर्म होने के नतीजे में गर्मियों के सीज़न में शदीद गर्मी पड़ती है। अल-जाफुरा रेत आबी ज़खायर से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हरारत हासिल करती है। इसके बाद शिमाल से आने वाली गर्म हवाओं की वजह से वो रेत उड़ती ही रहती है, जिसकी वजह से गर्मी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने अल-हसा में गर्मी की शिद्दत को कम करने और हवा को साफ करने के मुतादिद मनसूबों पर काम करना शुरू कर दिया है। अल-हसा में आबपाशी की उम्र के अहदेदार अब्दुल अजीज़ अर्रशूद ने बताया कि अल-हसा के अतराफ में 10 लाख खजूर के दरख्तों की एक पट्टी कायम कर दी गई है और ये नखलिस्तान न सिर्फ किसानों को खजूर की इजाफी आमदनी फराहम करेगा, बल्कि उसके नतीजे में अल-हसा में होने वाली शदीद गर्मी की लहर पर महदूद
کی جا سکے گی۔ اس طرح کی خبریں جو ہے اس وقت اس شہر سے الحصا سے آ رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی شام میں کچھ اور خبروں کی تفصیلات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔